हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं पूनम चुग मेकअप आर्टिस्ट और आज मेरे साथ है वंशिका, जिसका हम ट्रेडिशनल मेकअप करने वाले हैं। और ये मेकअप काफ़ी जगह हमारे काम आ जाता है, जैसा कि हम मेहंदी नाइट पे, हल्दी नाइट पे, रिसेप्शन पे और पार्टी मेकअप हम कर सकते हैं। तो आज हम जो लुक क्रिएट करने वाले हैं आप देखिए। सबसे पहले हम माइसलर वाटर से फेस को क्लीन कर रहे हैं और उसके लिए मैं स्प्रे करके पूरे फेस पे माइसलर वाटर स्प्रेड कर रहे हैं। माइसलर वाटर का जो यूज़ है मैं अपने हर वीडियोस में बताती हूँ कि ये फेस को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर देता है, कि जितनी भी डर्ट वगैरह है वो सब बहुत अच्छे से निकल जाता है। और उसके बाद हम जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। आज हम ट्रेडिशनल मेकअप करने वाले हैं। बेस बहुत हल्का रखेंगे, कि जो इस टाइम पे ट्रेंडिंग में है कि नो मेकअप लुक या सेलिब्रिटी लुक, जो मेकअप की लेयरिंग नहीं होनी है, बहुत कम मिनिमाइज मेकअप हमने करना है। तो फेस को हम क्लीन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने माइसलर वाटर यूज़ किया और अब मैं क्रीम क्लिनज़र यूज़ कर रही हूँ, कि वेदर थोड़ा सा कूल हो रहा है और मेकअप बहुत अच्छे से विजिबल हो कम प्रोडक्ट के साथ भी। तो उसके लिए हमें क्लीन करना, बहुत प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर स्किन की प्रिपरेशन अच्छे से होगी तो मेकअप के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। लैंकोम का क्लिनज़र यूज़ किया है मैंने। आप कोई भी क्लिनजिंग मिल्क भी यूज़ कर सकते हो। हमारी आज की मॉडल ने आईलैश एक्सटेंशन कराया हुआ है। अगर आईलैश एक्सटेंशन नहीं कराया होता तो सबसे पहला काम हम फेस क्लीनिंग के बाद आईलैश को कर्लर से कर्ल करके और लिप बाम वगैरह हम लगा लेते हैं। तो यहाँ पे लैश करने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एक्सटेंशन किया हुआ है। तो हम अब स्किन क्लीन करने के बाद हम लिप बाम लगा लेते हैं। क्लेरेंस का मैं लिप बाम यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी ब्रांड का लिप बाम जो अच्छा लिप्स को मॉइस्चर दे दे, हम वो यूज़ कर सकते हैं। लिप बाम लिप्स को प्रोटेक्ट करती है लिपस्टिक से, और साथ ही लिपस्टिक लगाने के बाद लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग रहती है। और एग्जैक्ट कलर लिपस्टिक का आता है जो हमारी लिपस्टिक देखने में नज़र आ रही होती है। हाँ, इसके बाद मैं प्राइमर ले रही हूँ और प्राइमर को मैं चिक्स पे और जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी अनइवन टोन है, स्किन टेक्सचर जो है थोड़ा सा अनइवन है, मैं वहाँ पे यूज़ कर रही हूँ प्राइमर। प्राइमर के यूज़ से हमारा जो स्किन टेक्सचर है वो थोड़ा ब्लरी हो जाता है, और जिससे हमारा जो मेकअप है बहुत अच्छे से सेटल हो जाता है और फिल्टर लुक देता है।
प्राइमर लगाने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मैक की स्टॉप क्रीम, और स्टॉप क्रीम मैं हाइलाइटर पार्ट्स पर यूज़ कर रही हूँ। अगर एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है तो आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरा काम जो है वो स्टॉप क्रीम से चल जाता है और मॉडल की स्किन भी हेल्दी है। स्टॉप क्रीम के बाद मैं करेक्टर यूज़ कर रही हूँ मैक का अंडर आई। जहाँ जहाँ पे भी मुझे नीड है मैं वहाँ पे ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर रही हूँ। करेक्टर को कभी भी बहुत हार्ड ब्लेंड नहीं करना, जस्ट डिपॉजिट करना है डैप टेक्निक के साथ, कि वो हमारा स्किन में जहाँ पे भी हमें करेक्टर वाला कलर चाहिए वो वहीं पे ही सेटल हो जाए। अगर मैक का करेक्टर या कंसीलर किसी के पास नहीं है तो वो क्रायोलॉन या जिस भी ब्रांड का वो यूज़ करते हैं उसमें ऐसा एक कलर ले सकते हैं जो अंडरटोन को कवर करते हैं। इसके बाद मैंने लिया है मेकअप स्टूडियो का लाइटर शेड इनकी स्किन के अकॉर्डिंग, और वो मैं हाइलाइटर पार्ट्स पे यूज़ कर रही हूँ। साथ ही साथ मैं आईज पे भी इसको यूज़ कर लेती हूँ।
विंटर्स के लिए मेकअप स्टूडियो के बेस अच्छे हैं। क्रायोलॉन और मेकअप स्टूडियो ऑल टाइम मेरा फेवरेट रहता है क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग मेकअप है और बिना लेयरिंग के हम बहुत कम प्रोडक्ट के साथ प्रॉब्लम्स कवर कर सकते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि कम से कम प्रोडक्ट के साथ, कम से कम टूल्स के साथ मैं आपको मेकअप बताऊं। इस मेकअप से बहुत सारे लोगों को हेल्प होने वाली है क्योंकि 1 नवंबर का करवा चौथ है, तो उसके लिए भी जो भी ये वीडियो देखेगा उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि वो खुद से अपना मेकअप कर सकता है। तो जो भी प्रोडक्ट उनके पास हैं उन्हीं से ही सिर्फ टेक्निक और जितना मेकअप चाहिए स्किन के अकॉर्डिंग, अगर आप उसके अकॉर्डिंग काम करते हो तो आपका मेकअप की सभी तारीफ़ करेंगे और आप खुद सेटिस्फाइड होगे कि बाकी दिनों के अकॉर्डिंग आज मेकअप बहुत अच्छा हुआ। बहुत सारे लोग मेकअप करते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि फाउंडेशन भी सेट होने में टाइम लेती है। तो जब भी हम ब्रश के साथ एप्लीकेशन करने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर के साथ बेस को सेट करते हैं तो उसके बाद हम थोड़ा सा वेट करते हैं कि हमारा जो मेकअप बेस है वो सेट हो जाए अच्छे से, उसके बाद ही हम उसको लॉक करेंगे। ऐसा करने से मेकअप कभी भी केकी नहीं होगा, कभी आर्टिफिशियल लुक नहीं देगा और कभी ग्रे नहीं पड़ेगा। उसके लिए पहला स्टेप जो हमने किया था, माइसेलर वाटर को यूज़ किया था फेस क्लीन करने के लिए और उसके बाद सही कलर का करेक्टर यूज़ किया था। और इसी तरीके से फाउंडेशन भी अगर आप अपने मैचिंग शेड, अपनी बॉडी के मैच शेड के साथ करोगे तो मेकअप कभी भी कोई ये नहीं कहेगा कि ओवर है। जब तक हमारा फेस का मेकअप सेट होता है, फाउंडेशन ड्राई होता है हमारा, तब तक हम नेक एरिया को कवर कर लेते हैं। स्ट्रिपलिंग ब्रश की हेल्प से मैंने
पूरा जो नेक एरिया था फाउंडेशन मैंने बहुत अच्छे से कवर कर लिया। यहाँ पे भी मैंने मेकअप स्टूडियो का ही स्किन कलर जो इनका है वो कलर यूज़ किया है। इसके बाद मैंने मैक का NC20 शेड जो बहुत लाइटर कलर है मैं वो यूज़ कर रही हूँ। इसको भी मैं अंडर आई हाइलाइटर एरिया जो है वो मैं सारा लूँगी। लिप के आसपास का एरिया हम एक कोटिंग करते हैं। कई बार हमें नीचे से स्किन विजिबल होती है, तो जैसे ही हम एक कोटिंग लिक्विड फाउंडेशन की करते हैं तो वो कवरेज हमारी हो जाती है। बस हमें स्किन का जो फाउंडेशन का कलर है अकॉर्डिंग टू स्किन चूज़ करना है। और जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपको कलर समझ में आएंगे स्किन के। बहुत सारे लोग मेकअप बहुत अच्छा करते हैं, टेक्निक बहुत अच्छी होती है, बट उनका जो कलर चूज़ करने का तरीका होता है वो कई बार गलत होता है। साथ ही साथ मैंने मैक फाउंडेशन की जो ब्लेंडिंग है वो थोड़ी सी आईज़ के ऊपर भी ले लिया है। फाउंडेशन ड्राई हो जाता है, उसके बाद वो कहीं ट्रांसफ़र नहीं होता। मेकअप फाउंडेशन अगर थोड़ा भी ऑयली है या थोड़ा भी वेट इफ़ेक्ट आ रहा है तो वो भले ही हम उसको लूज़ पाउडर से सेट कर देंगे फिर भी वो ट्रांसफ़र होता रहेगा। मेकअप पफ के साथ भी मैं लूज़ पाउडर यूज़ करती हूँ और मैं ब्रश के साथ भी लूज़ पाउडर यूज़ करती हूँ। जैसे ही हमारा मेकअप फाउंडेशन ड्राई हो जाता है उसके बाद मैं लूज़ पाउडर से उसको सेट कर देती हूँ।
मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए लूज़ पाउडर के साथ सेट करना बहुत ज़रूरी है। भले ही आप बाद में टचअप के लिए स्टूडियो फिक्स यूज़ कर सकते हो, बट एक बार फाउंडेशन को सेट करने के लिए हमें लूज़ पाउडर ही लेना पड़ता है। आप हुडा का, मैक का, क्रायोलॉन का, किसी भी ब्रांड का आप यूज़ करते हो, आपकी वो खुद की चॉइस रहती है, बजट रहता है। पाउडर लॉकिंग करने के बाद मैं कॉन्टूरिंग कर रही हूँ। कॉन्टूरिंग के लिए भी मैंने मेकअप स्टूडियो की पैलेट यूज़ की है। नोज़ एरिया पे मैंने बहुत ही कम कॉन्टूरिंग किया है, सिर्फ सेटल लुक देने के लिए। टिप पे थोड़ा सा मैंने डार्कर टोन दिया, हल्का सा। मैं जैसे ही कंटूर करती हूँ उसको साथ साथ ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ही मैं उसको सेट कर देती हूँ, जिससे वो स्किन के अंदर मर्ज हुआ एक कलर शेड नज़र आता है, पैच नहीं नज़र आता। और इसीलिए जो लोग भी देखते हैं उनको ऐसा कभी लगता नहीं है कि मैंने कॉन्टूरिंग किया है, क्योंकि वो एकदम सेटल कॉन्टूरिंग होता है। अब जैसा कि सब लोग बोलते हैं कि मैम सेलिब्रिटीज़ का मेकअप क्या अलग होता है, तो उसमें यही होता है कि सब कुछ हुआ है, चेहरे पर सब चीज़ की गई है, बट वो बहुत कम क्वांटिटी के अंदर और विजिबल नहीं, बिल्कुल विजिबल नहीं होना चाहिए कि आपने डार्क शेड यूज़ किया है। वो एक शेडो की तरह क्रिएट होना चाहिए, पैच नहीं लगना चाहिए। लिप्स के नीचे, लोअर लिप्स के नीचे हम थोड़ा सा डार्कर कॉन्टूरिंग करते हैं, तो उसका बेनिफिट क्या होता है, हमें बहुत प्लम्पी लिप्स नज़र आते हैं। फोरहेड पे भी मैं बहुत ही सेटल कॉन्टूर कर रही हूँ, जो विजिबल नहीं होगा बिल्कुल भी, बट फोरहेड के राउंड को कवर कर देगा थोड़ा सा। कॉन्टूरिंग का सबसे बड़ा रोल ये होता है कि अगर हमारे पास हेयर स्टाइलिंग के लिए टाइम नहीं है और चेहरे को उसके प्रॉपर शेप मिल गई है, तो हेयर स्टाइलिंग कुछ भी होगा, चेहरा अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपने मेकअप में कॉन्टूरिंग नहीं किया और चेहरे को एक सिमेट्री नहीं मिल रही, तो
मेकअप के साथ साथ हेयर का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। तो अगर एक मेकअप आर्टिस्ट अपना काम पूरा कर लेता है तो हेयर आर्टिस्ट को बहुत कंफर्टेबल हो जाता है कि वो अपनी मर्ज़ी से जो भी हेयर करना चाहे वो कर सकता है। और एज़ इट इज़ अगर हेयर आर्टिस्ट ने पहले काम स्टार्ट किया और उसने चेहरे को एक सिमेट्री दे दी है, एक शेप दे दी है अपने हेयर स्टाइलिंग से, तो मेकअप आर्टिस्ट के लिए बहुत इजी हो जाता है कि उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती है चेहरे पे। तो ये दोनों के लिए मैं बोलूँगी, अगर दोनों ही 50-50% अपना काम कर लेते हैं तो उसका रिज़ल्ट हमें पिक्चर्स में, वीडियोज़ में मिलता है। इसके बाद मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। अगर मेरी कोई वेस्टर्न ड्रेस होती है और उसके अंदर बहुत लाइट सिल्वर कलर होता तो मैं हाइलाइटिंग जो है वो वाइट टोन की करती या सिल्वर टोन की करती, बट अभी मैं रोज़ गोल्ड शेड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत विजिबल नहीं चाहिए, क्योंकि ये शूट का मेकअप है, लाइट्स काफ़ी रहेंगी चेहरे पर और जितनी ज़्यादा हमारी हाइलाइटिंग होगी उतना ज़्यादा चेहरा स्पार्क करेगा, जो हमें नहीं चाहिए। शूट मेकअप में हम फिर भी थोड़ा हाइलाइटर यूज़ कर रहे हैं, बट हम मूवीज़ के लिए, सीरियल के लिए या कैमरा के लिए, एड शूट के लिए हम बिल्कुल भी हाइलाइटर यूज़ नहीं करते, क्योंकि वहाँ लाइट्स इतनी ज़्यादा होती है कि हाइलाइटर 10 टाइम ज़्यादा नज़र आता है चेहरे पर। तो बार बार टचअप करना पड़ता है, क्योंकि ऑयल चाहिए नहीं होता, शाइन चाहिए नहीं होती है। तो हमारा बेस कंप्लीट हुआ है। इसके बाद मैं इसको लॉक कर देती हूँ मेकअप फिक्सर के साथ, क्योंकि अभी हमने आई मेकअप नहीं किया। और एक चीज़ मैं आपको और बताना ज़रूरी समझूंगी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की अभी ये शिकायत रहती है कि मेकअप क्रैक हो जाता है। बहुत अच्छे से सारी प्रिपरेशन करी, बहुत अच्छे से बेस लगाया, टॉप ब्रांड्स यूज़ किए, प्रॉपर टाइम के साथ हमने बेस बनाया, फिर भी हमारा बेस जो है वो क्रैक हो जाता है। उसका मेन रीज़न आज मैं आपको बताने वाली हूँ। उसका मेन रीज़न रहता है हमारा मेकअप फिक्सर, क्योंकि मेकअप फिक्सर ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे बेस को प्लास्टिक की तरह सेट कर देता है। और उसके बाद अगर हमारे क्लाइंट के चेहरे पे बहुत सारी रिंकल्स हैं या लूज स्किन है और उसको हमने एक थिक बेस दे दिया और उसके ऊपर हमने बहुत सारी कवरेज, बीच बीच में भी हमने मेकअप फिक्सर लगा दिया, उसके बाद एंड में भी हमने मेकअप फिक्सर बहुत ज़्यादा लगा दिया, तो मेकअप हर हाल में फटेगा। मेकअप फटने का जो सबसे बड़ा रीज़न होता है ड्राई होने का, क्योंकि लेयरिंग बहुत ज़्यादा है, स्किन लूज़ है, प्रिपरेशन नहीं है, प्राइमर यूज़ नहीं हुआ और उसके बाद आपने ढेर सारा फिक्सर लगा दिया कि सारी मेरी कमियां छिप जाएंगी। वो कमियां छिपती नहीं हैं, कमियां और आउट हो जाती हैं। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना कि बहुत कम मेकअप फिक्सर भी बहुत कम लगाना है और पूरे फेस पे इक्वल। अभी मैंने टाइम दिया उसको नेचुरली ड्राई होने का और उसके बाद मैं थोड़ा सा फ़ैन से ब्लो कर रही हूँ ताकि और भी अच्छे से वो सेट हो जाए। और यही वो टाइम है जब मैं मेकअप फिक्सर यूज़ करती हूँ, क्योंकि आई मेकअप होने के बाद जब हम फिक्सर यूज़ करते हैं और वो गलती से अगर आइज़ पे चला जाता है तो क्रीज लाइन बनती है, हर हाल में क्रीज लाइन बनेगी। और वही कारण है कि अगर मेकअप किसी का क्रैक हो रहा है तो उसका रीज़न यही है। और लास्ट में मैं एक बार फिर से ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इसको सेट कर लेती हूँ। और इसके बाद अगर हमें टचअप की ज़रूरत भी पड़ती है तो हम सिर्फ स्टूडियो फिक्स यूज़ करेंगे। अभी मैंने जस्ट कॉन्टूरिंग किया था बेस बनाने के बाद, कोई ब्लश यूज़ नहीं किया। कॉन्टूरिंग और हाइलाइटिंग किया। अब मैं इसके ऊपर ब्लश यूज़ करूँगी और ब्लश का कलर भी हम बहुत सेटल पीच कलर में ले रही हूँ उनके लिए।
अगर किसी को कॉन्टूरिंग की ज़रूरत नहीं होती, प्रॉपर फेस शेप बहुत अच्छे एंगल के साथ है, तो वहाँ पर हमारा जो ब्लश है वो भी चेहरे को कॉन्टूर करता है। इसके बाद हम आई मेकअप करने वाले हैं। उससे पहले मैं अपनी अंडर आई को सेट कर लेती हूँ। थोड़ा सा लूज़ पाउडर लगा के हम इसको छोड़ देते हैं, ताकि बाद में अगर कोई डस्ट पार्टिकल आईज़ पे आएगा भी तो हम उसको वाइप ऑफ कर देंगे। फाउंडेशन का हमने काम किया था, बहुत केयरफुली किया है, बट फिर भी अगर हमारे आईब्रोज़ के अंदर फाउंडेशन का कलर आ गया है तो वो यही टाइम है स्पूली से क्लीन करने का। आप कभी भी जेल लगाने के बाद या वैक्स लगाने के बाद, ब्रो वैक्स लगाने के बाद अगर आप ये करोगे तो जितना फाउंडेशन या कलर चिपकना था वो और ज़्यादा चिपक जाएगा। तो आप ये काम सबसे पहले कर लें। हमारी मॉडल की आईब्रोज ऑलरेडी फिल है। कहीं कहीं बीच में अगर मुझे गैप दिख रहे हैं, बस मैं वो गैप मैंने कवर किया है। और फाइनली एक बार फिर से हम स्पूली ब्रश के साथ उसको स्प्रेड कर देते हैं अच्छे से। आई मेकअप के लिए मैंने पीच पिंक कलर लिया है, और आप ड्रेस के अंदर भी देख रहे हो कि कैरेट पिंक कलर है, और उसके साथ ऑरेंज कलर है ड्रेस में, और ग्रीन कलर है। तो हम एक सेटल मेकअप करने वाले हैं। मैं बहुत ग्लिटरी शिमरी मेकअप नहीं करूँगी, एक मैट लुक के साथ आज हम काम कर रहे हैं। ये कलर मैंने एज ए ट्रांजिशन कलर लिया है। इनर क्रीज लाइन पे मैं डार्कर ब्राउन कलर ले रही हूँ।
बैक वी शेप कॉर्नर में मैं और ज़्यादा डार्क कर कॉफ़ी ब्राउन कलर टाइप का कलर ले रही हूँ मैं। अगर हम केयरफुली काम करते हैं तो कभी भी हमारा जो फाउंडेशन है या जो हमारा शेडो है वो अपनी जगह से आउट नहीं होता। चाहे आप फाउंडेशन लगा रहे हो, चाहे आप आई शेडो कर रहे हो, कुछ भी, आप जितना एरिया आपको चाहिए उसी एरिया में आप रहो। कॉन्टूरिंग कर रहे हो तो कॉन्टूरिंग वाले कलर को भी आप उस वहीं तक रखो जहाँ तक आपको चाहिए, क्योंकि ब्लेंडिंग करके भी आप थोड़ा सा आउट आ जाते हो। और थोड़ा थोड़ा कलर करके हम डिपॉजिट करते हैं तो कभी फॉल आउट नहीं होगा। इसके बाद मैं स्टार्टिंग कॉर्नर से ब्रिक येलो कलर ले रही हूँ जो ऑरेंजिश टोन में है थोड़ा। और इस टेक्निक से करने पे आपको कट एंड क्रीज की एक शेप मिलती है, और ये शायद बहुत इजी तरीका है कट एंड क्रीज करने का। यहाँ मैंने एक टेक्निक यूज़ की है, बहुत हल्का सा जो पिगमेंट होता है, जो ड्रेस के अंदर गोल्डन है तो गोल्डन, अगर सिल्वर है तो सिल्वर। इसके लिए मैं आईज़ को बैक साइड से स्ट्रेच करती हूँ, जिससे मेरा स्टार्टिंग एरिया स्ट्रेच हो जाता है और वहाँ पे मुझे कलर डालना बहुत इजी हो जाता है। क्योंकि मेरी जो मॉडल है उनकी आईज़ पास पास हैं, अगर मैं आगे डार्कर कलर दूंगी तो वो और पास हो जाएगी। तो इसके लिए मैंने इनको ये शेड दिया है जो थोड़ा सा शिमरी है और आईज़ को ओपन लुक देगा। ओपन आईज। लाइट ब्राउन कलर लेके मैं आईज़ को, लो लैश को हाईलाइट कर रही हूँ।
लंपी ग्लॉस लगा रही हूँ मैं। कई बार ये ही काफ़ी होता है हमारी मॉडल्स के लिए। विक्टोरिया सीक्रेट का बहुत प्यारा ये लिप ग्लॉस है। आईज में मैं वाइट कलर का काजल लगा रही हूँ। वाइट कलर का काजल कहीं लगाना है वाइट या ऑफ वाइट तो आप काजल ही लगाएं। बहुत सारे आर्टिस्ट आई बेस लगा देते हैं, मेकअप बेस को यूज़ करते हैं काजल की तरह। तो दोनों इंग्रेडिएंट्स अलग हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि आप मॉडल पे करते हैं और जो सीखने वाले हैं वो अपने क्लाइंट पे करते हैं। क्योंकि मॉडल पे आपको सिर्फ 2 से 3 घंटे रखना है उसको, और अगर कुछ इरिटेशन होती है उसको हम नीट क्लीन करके दोबारा से भी कर सकते हैं, या वो बीच में एक पोज ले सकती है। लेकिन हमारी क्लाइंट जो रेडी होके चले जाती है वो पोज नहीं ले सकती। तो इस चीज़ का बहुत ज़रूरी है कि ध्यान रखें। मैंने आइज़ के लिए एले गर्ल की जंबो पेंसिल यूज़ की है, जो प्रॉपर आइज़ के लिए ही है। और इसके बाद थोड़ा सा शेड कभी कभी हमारे लैश हेयर पे आ जाता है, लैशेस पे आ जाता है, तो आप पेन ब्रश के साथ उसको ब्लेंड कर दो, क्योंकि हमने डार्कर कलर ऑलरेडी लिया हुआ है तो वो बहुत इजीली ब्लेंड हो जाएगा। बट अगर हम उसको ऐसा ही छोड़ देंगे वाइट तो वो फिर पिक्चर्स में बहुत ख़राब दिखेगा। लैश के जस्ट नीचे हम थोड़ा सा लाइनर को ब्लेंड करते हैं, क्योंकि हमारा जो वाइट काजल है वो लैश पे आ गया, तो हल्का सा उसको हम शार्प करने के लिए मैं यहाँ YSL का काजल यूज़ कर रही हूँ। कोई भी ऐसा काजल यूज़ ना करना कि जो फैल जाए, स्प्रेड हो जाए, ब्लीड कर जाए, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे।
यहाँ हमने ग्लॉस लगाया हुआ था पहले, और अब मैं लिपस्टिक का जो शेड है वो आउटर से इनर की तरफ जा रही हूँ, जिससे कि मेरी ये जो वाटरप्रूफ लिपस्टिक है ये ग्लॉस को लॉक कर देगी, वो ब्लीड नहीं करेगा और एजेस बहुत नीट और क्लीन हो जाएंगे।